Let us move to the case study. Okay, so we are using the storytelling technique to explain our case study. Okay, so our case study is in a problem solving technique which was used by one of the village in Maharashtra. Okay, so the objective behind, or the main agenda for sharing this case study is to clear the concept of what is problem solving techniques. So here we are not going to focus more on QC tools or QC technique which are used in problem solving, but here we are focusing more on the step by step approach, or systematic approach, or methodology which everyone has to follow in solving the problems. So let's start. एक गांव था महाराष्ट्र में, एक गांव अहमदनगर से 17 किलोमीटर गांव, वहां पे 1972 से लेकर 1989 तक फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए, इतने सारे चेंजेस हुए, इतना प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वहां पे लोग माइग्रेट होने लगे, क्योंकि वहां पे इनकम सोर्स नहीं था। ओके, इसलिए माइग्रेशन वाज द मेजर इशू। माइग्रेशन मतलब लोग वहां से छोड़ के, वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाने लगे ताकि कुछ इनकम सोर्स लगे। जो उसका मेन रीजन क्या था, वहां पे इनकम नहीं था। ओके, इनकम नहीं था, और जो बचे कुछ जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इन हाउस लोकल दारू बनाना चालू किया, जिसकी वजह से उनका आमदनी चालू हो जाए। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, सब लोग शराबी होने लगे उस गांव में। शराबी होने की वजह से लोग वहां पे इविल एक्टिविटीज को ज्यादा प्रायोरिटी और बढ़ते गए, झगड़ा, लड़ाई, ठीक है, ऐसे चीजों में ज्यादा चीज होने लगी, थेफ्ट केसेस बढ़ने लगी। ये चीज इतना बड़ा हो गया कि ये गांव एक क्रिमिनल गांव है करके ऐसा डिक्लेयर हो गया पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अहमदाबाद में, अहमदनगर में ये गांव एक क्रिमिनल गांव के नाम से ये जाना जाने लगा। ठीक है, इतना ही नहीं है, गवर्नमेंट में अगर कोई ऑफिसर को तंग करना है या उनको कुछ पनिशमेंट करनी है, तो ऐसे ऑफिसर्स को इस गांव में भेजा जाया करता था। क्योंकि इस गांव में मेथड क्या थी, वो लोग क्या करते थे, गांव के चौखट है वहां पे उस ऑफिसर को खड़ा करते थे और बोलते थे कि आप शराब पिलाओ या शराब पियो। ओके, बाहर से आया हुआ जो ऑफिसर है उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि इन सब ड्रंकर लोगों के साथ उसको बैठना पड़ता था। ठीक है, उनको दारू पिलाना पड़ता था। इट वॉज अ बिग पनिशमेंट फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफिसर, और गवर्नमेंट ये ऐसा करती थी। ठीक है, बेसिक कुछ चीजें इस गांव में बिल्कुल नहीं थी, जैसे प्राइमरी एजुकेशन नहीं था, हेल्थ केयर सेंटर नहीं थे, कई सारे बच्चों को दूसरे गांव में भेजा गया था पढ़ाई के लिए, और जो बचे कुचे जो लोग थे वो सब इलीगल काम कर रहे थे, और इलीगल काम से वो इनकम जनरेट कर रहे थे। तो ये गांव ओवरऑल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल गांव के नाम से जाना जाता था। ओके, 1989 में इस गांव में पोपटराव पवार आए, ये इसी गांव के थे। पढ़ाई के चक्कर में ये गांव से बाहर गए थे, उन्होंने एमकॉम पूरा किया और क्रिकेट में अच्छा खेलते थे। ठीक है, ही हैज आल्सो प्लेड इन एट स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ओके, इसलिए उस कारण उनको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत आसान था। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं मेरे गांव के लिए कुछ तो करूंगा। तो उन्होंने एक थीम सिलेक्ट की। वो थीम क्या सिलेक्ट की कि टू बी द फर्स्ट आदर्श गांव इन महाराष्ट्र अंडर आदर्श ग्राम योजना, मेरा गांव आदर्श रहेगा। ऐसा क्यों उन्होंने सोचा, क्योंकि इस गांव में प्रॉब्लम क्या था, इनडिसिप्लिन कल्चर था पूरे गांव में। गांव कितने लोगों का था, 180 फैमिलीज का था। कब से कब तक चल रहा था ये, 1972 से लेके 1989 तक ये सब चल रहा था। और पोपटराव पवार सर इस गांव में 1989 में वापिस आए थे। उनको ये थीम लेना क्यों जरूरी लगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा घातक था। नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्यूचर पूरा डार्क में था, उसको आगे लेके जाने के लिए इन्होंने ये थीम सिलेक्ट की। और किन लोगों के बारे में सोचा उन्होंने, हाउ मेनी, ऑल 180 फैमिलीज के बारे में सोचा जो पुअर्टी लाइन के नीचे थे। ऑल दोज 180 पीपल्स वर बिलो पुअर्टी लाइन।
ये उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जिसके वजह से उन्होंने वो थीम सिलेक्ट की, टू बी द फर्स्ट आदर्श गांव इन महाराष्ट्र अंडर आदर्श ग्राम योजना। और ये उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया था, कैसे स्टेटमेंट किया था, विद द हेल्प ऑफ 4W1H। ये सब एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कौन से टूल हमने यूज करने चाहिए। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। लेकिन ये सब करते समय उन्होंने क्या किया था, उनके साथ एक टीम बनाई जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में CFT बोलते हैं। इस टीम के अंदर अलग अलग कास्ट के लोग थे, अलग अलग कॉम्पिटेंसी के लोग थे, एज ग्रुप अलग अलग था, ऐसे उन्होंने टीम बनाई। और ये इन्होंने क्यों लिया था ये थीम, क्योंकि उनके गांव में पानी लाना था, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं था, फोडर नहीं था, मतलब जो गाय बकरी था उनके लिए चारा नहीं था, तो उनको वो चारा अवेलेबल करना था उस गांव में। ठीक है, उस गांव को आदर्श इसलिए बना था कि वहां पे इंप्रूवमेंट हो, वहां के लोगों की इनकम बढ़े, लाइफ अच्छी हो। ठीक है, उस गांव में अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो एम्प्लॉयमेंट लाना उनको अच्छा लगा कि एम्प्लॉयमेंट लाना चाहिए, वो जरूरत थी उस गांव की, जो गांव पोपटराव पवार ने डिसाइड किया कि इस गांव में मैं आदर्श गांव बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयमेंट लाना है, यहाँ पे मुझे एजुकेशन सिस्टम लाना है, यहाँ पे मुझे हेल्थ केयर सेंटर लाना है, इस गांव में से जो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं उन लोगों को वापस मुझे गांव में लाना है। ये वजह थी, ये कारण था जिनके वजह से पोपटराव पवार ने ये थीम ली थी। और सबसे बड़ी चीज, इस गांव में बारिश होती थी लेकिन पूरा पानी बह जाता था, पानी का शॉर्टफॉल था। इस गांव को मैं वाटरशेड प्रोजेक्ट कैसे लाऊं ताकि इनकम कैसे बढ़े, मेरे गांव के लोग खुश कैसे रहे। ये सब चीजें के वजह से उन्होंने खुद को जस्टिफाई किया कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, उनको सब वो कारण मिले, फिर उन्होंने वो थीम सिलेक्ट की। इतना ही नहीं, इन्होंने उस गांव में हर साल कितना बारिश होता है, उस गांव में पानी के अंदर वाटर लेवल कितनी है, कितनी थी, कितनी कम हुई, कितनी बढ़ी, वो देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने उस गांव में 180 फैमिली जो थी उनमें से शादीशुदा वाले कितने लोग हैं, विदाउट मैरिड कितने हैं, एक बच्चे वाले कितने हैं, 2 बच्चे वाले कितने हैं, 3 बच्चे वाले कितने हैं, 4 बच्चे वाले कितने हैं, 5 बच्चे वाले कितने हैं, ये पूरा डाटा कलेक्ट किया। मेरी बात को समझ रहे हो? थीम लेते समय, सपना देखते समय सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस गांव का पूरा स्टडी किया, वो क्या चाहते हैं वो क्लैरिफाई किया, जस्टिफाई किया खुद को कि ये क्यों करना चाहते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने डाटा भी कलेक्ट किया, इस गांव में कितना बारिश होता है, पानी के भूतल में कितना पानी है, इस गांव की पॉपुलेशन क्या है, उसका स्ट्रेटिफाई तक कर लिया। उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट, इस गांव की उन्होंने कंडीशन समझ ली, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि इस गांव में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी, जो मैंने पहले कहा था। यहां से लोग फ्रस्ट्रेट होके, अच्छे लोग कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए गांव छोड़ के आगे जा रहे थे। इस गांव में क्राइम एक्टिविटीज बढ़ रही थी, इस गांव का नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में खराब हो गया था, इस गांव में क्रिमिनल चीजें चल रही थी, थेफ्ट केसेस बढ़ रही थी, इस गांव में 350 से 400 ml पानी हर साल गिरता था, लेकिन ये सब पानी बह जाता था। बारिश के सीजन के बेसिस पे यहाँ पे खेती होती थी, हेवी सॉइल इरोशन था, ड्रिंकिंग का पानी नहीं था, चारा अवेलेबल नहीं था, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। ये परिस्थिति उस गांव की थी। 180 फैमिली में से सिर्फ 168 फैमिलीज के घर पे चूल्हा जल सकता है, ऐसी कंडीशन थी। पूरे गांव में सिर्फ 12 फैमिली ऐसी थी जिनके घर में पानी है, जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा है, वो जिंदा रह सकते हैं, उनके पास कुछ तो इनकम सोर्स है, उनके पास गाय बकरी है। बाकी सब लोग बेकार, पुअर, बिलो पुअर्टी लाइन, ये उनकी सिचुएशन थी। ये सब समझने के बाद उन्होंने टारगेट ली। पहले तो थीम सिलेक्ट किया था, उसके बाद में उन्होंने उनका टारगेट सिलेक्शन किया। टारगेट क्या था
कि इस गांव में 4 चीजें, बेसिक जरूरत चीजें इस गांव में होगी, और वो 4 चीजें कौन से होगी? क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर एंड फूड। रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमने सुना है ना, वो बेसिक नीड के ऊपर फोकस किया। इसलिए उन्होंने टारगेट क्या लिया? इस गांव का इनकम सोर्स जो है, आई विल इंक्रीज द इनकम ऑफ ईच फैमिली मेंबर इन दिस विलेज इन अ डिसिप्लिन वे। थीम था कि मैं आदर्श हूंगा। तो थीम और टारगेट अलग हो सकते हैं। थीम था आदर्श बनूंगा, लेकिन टारगेट क्या लिया? कि इस गांव में मैं इनकम सोर्स लाऊंगा। इनकम सोर्स लाऊंगा तो ही मेरे गांव में कुछ मैं कर पाऊंगा। यू गॉट द थिंग। टारगेट सिलेक्शन करने से पहले उस गांव की सिचुएशन उन्होंने समझ के ली थी। जो थीम लिया था वो क्यों लेना जरूरी था, उसके क्या इंपॉर्टेंस दी, उसका क्या इम्पैक्ट था आज की डेट में, आने वाले जनरेशन के लिए, उनके खुद के फ्यूचर के लिए, समझ के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने फैक्ट्स निकाल के रखे थे। उन्होंने बारिश कितना होती है, पानी कितना गिरता है, ठीक है, कितनी खेती होती, सब डाटा निकाल के रखा था। उसके बेसिस पे उन्होंने ये टारगेट सिलेक्ट किया। ये गांव में इनकम ना होने के पीछे क्या रीजन था? क्योंकि गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ तो स्कीम रहती, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीमें, जितना मुझे पता नहीं, जितना आपको पता नहीं, इतनी गवर्नमेंट की स्कीम इन लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये स्कीम लोगों तक नहीं पहुंचती। वन ऑफ द कॉज। दूसरा कॉज क्या है? इस गांव में पानी नहीं है, जिसके वजह से खेती नहीं कर पाते, बड़ा कॉज। इस गांव में जितना भी खेत है, 1996 का और 97 का सर्वे रिपोर्ट इसमें दिखाया हुआ है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाज ओनली 1140, मल्टी क्रॉप एरिया वाज ओनली 99 हेक्टर, नेट क्रॉप एरिया वाज ओनली 723 हेक्टर, और ग्रॉस क्रॉप एरिया वाज ओनली 821 हेक्टर। जो भी फसल वो लगाते थे, फार्मिंग करते थे, उसमें से आधी तो पानी के वजह से निकल जाती थी। यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है वो स्कूल का है। ऐसे स्कूल में कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट, उस गांव के लोगों को काम नहीं था, इसलिए सब एक साथ बैठते थे, बातें करते थे, टाइम पास करते थे, चोरी चकेरी करते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे के बारे में कंप्लेन करते थे। उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा था। पॉसिबल रीजन, इन शॉर्ट, people were not engaged. People were not engaged. People were not engaged to thought with their physical activities, physical work. These were the main causes which they have identified, Mr. Popatrao Pawar. इतना ही नहीं, इस गांव में जितना बारिश होता है, 350-400 ml पानी होता है, बारिश गिरती है, इस बारिश का पानी पूरा बह के दूसरे गांव में चला जाता है। ये रीजन था जिसके वजह से पानी उस गांव में नहीं था। उस गांव के मिल्क एनिमल कितने थे? 488। फार्म फैमिलीज कितने थे? 205। फीमेल 620। पूरा डाटा उन्होंने निकाला पॉसिबल रीजन से। फॉरेस्ट लैंड कितना था? 70 हेक्टर्स। पास्चर लैंड 6.75 हेक्टर्स। गाउटान 4.86 हेक्टर। इरिगेटेड लैंड 580.40 हेक्टर्स। नंबर ऑफ फंक्शनिंग वेल्स 552। इतने कुएं खोद के रखे थे कि उस खोदे हुए कुएं के वजह से जमीन के अंदर की जितना पानी था वो चला गया। उसके वजह से अगर हमें पानी चाहिए तो 70 से 80 फीट नीचे जाने के बाद ही पानी मिलता था। तो ग्राउंड लेवल का पानी भी खत्म हो चुका था। यू गॉट माई पॉइंट। स्लोप ऑफ वाटरशेड 3% से 25% था। ये एक रीजन था। दिस वाज वन ऑफ द कॉज बिकॉज ऑफ विच रेनफॉल वाटर वाज नॉट स्टेइंग इन द विलेज, इट वाज गोइंग कंप्लीटली टू द नेक्स्ट विलेज, इट वाज गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज। आगे जाके उन्होंने सब चीजों को 4 पैरामीटर के हिसाब से और एनालिस किया। उन्होंने उनके दोस्तों के साथ, उन गांव के अच्छे लोगों के साथ बातें की, समझ के लिया कि गांव में लोगों के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। उसमें से एक था कि पुअर एजुकेशन सिस्टम था। गांव में पानी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर एंगेजमेंट है, लोग एंगेज नहीं है। जो उन्होंने पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे, उनका एनालिसिस था, उन्होंने जो फैक्ट निकाल के रखा था, वो लोगों से वैलिडेट करते समय, बात करते समय, एनालिसिस करते समय वही चीजें बाहर आ रही थी। इनडिसिप्लिन कल्चर, अनप्लान्ड वर्क ऑफ मैनेजमेंट, जो खेती कर रहे थे वो अनप्लान्ड वे से चल रहा था। मशीन तो उस गांव में थी नहीं, वेल करके रखा था, जिसके वजह से गांव में जो पानी की लेवल थी वो लोगों ने खत्म कर दी थी। अनप्लान्ड वे ऑफ टेक्निक विच वॉज फॉलोड इन द विलेज।
मेथड क्या थी, मेथड में क्या फ्लॉज थे। गांव में जितने सारे गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने लाए हैं वो स्कीम कभी देखी गई नहीं, या वो जो स्कीम आई वो सिर्फ सरपंच के घर तक सीमित थी और सरपंच के जेब तक थी, वो कभी भी ड्रिल डाउन नहीं हुई। दो चीजें थे, स्कीम को समझ में नहीं आना, स्कीम क्या है वो पता नहीं है, समझने के बाद वो नीचे तक न जाना, वो उस गांव तक ही सीमित रही। खेती करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं था, हमेशा ज्वारा लगाओ, बाजरी लगाओ और खेती करो, ये दो ही चीजें लोगों को पता थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम लॉस होता था। इस गांव में कोई गाइडलाइन नहीं थे, कुछ रूल्स नहीं थे, कुछ प्रिंसिपल्स नहीं थे, जो जैसे लगा वो करते गए, जिसके वजह से ये गांव एक क्रिमिनल गांव के नाम से पहचाना जाता था। रिसोर्स, इस गांव के रिसोर्स, इस गांव में खेती थी, 180 फैमिलीज थी, लेकिन इस खेती को, इस लैंड को यूटिलाइज नहीं किया गया। बारिश थी लेकिन बारिश का पानी को यूटिलाइज नहीं किया गया। लोग थे, लोगों को एंगेज नहीं किया गया, लोग अनएम्प्लॉयड रहते गए, अनट्रेंड में रहते गए, अनसिस्टमैटिक अप्रोच से काम न करते हुए अनएंगेज रहते गए। पानी नहीं, ये सारी चीजों ने उन्होंने लोगों से बात करके समझ ली। एक तो पहले उन्होंने खुद का स्टडी किया था, खुद का स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई करके रखी थी, उसके बाद उन्होंने लोगों से इन्वॉल्व की, सर्वे किया, एनालिसिस की, उनमें से वापस यही चीजें वापस उनके सामने आई। उन्होंने ये सारी चीजों को रेटिंग किया। जिस तरह से हम लोग कंपनी में ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल का यूज करके आइडिया जनरेट करते हैं, पॉसिबल कॉजेज आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे इन्होंने पूरे कॉजेज को आइडेंटिफाई करके, एनालिसिस करके, इसमें से किस चीज को प्रायोरिटी दे, कौन सी जरूरत आज गांव को ज्यादा है, वो आइडेंटिफाई किया और वो मार्किंग किया। लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, लोगों का पार्टिसिपेशन करते हुए वो चीजों को उन्होंने रेटिंग की। सेम चीज तो हम लोग भी करते हैं हमारी कंपनी में। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद प्रॉब्लम की लिस्ट निकालते हैं, फिर हम लोग वैलिडेट करते हैं कौन सा करना है, उसके बाद में रेटिंग करते हैं। उसको कहते हैं राउंड रॉबिन टेक्निक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आए बात समझ में? डोंट कमेंट, डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, आपको चांस दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने डिटेल वाई किया, रूट कॉज समझने की कोशिश की। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे गांव की एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी क्यों है, लोग क्यों नहीं जाते? तो क्यों नहीं जाते, तो उनको पता चला कि वहां पे फैसिलिटी पढ़ाने वाला इंसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है। वहां के लोग, स्टूडेंट जाएंगे कहाँ? पूरा टूटा हुआ तो स्कूल था। रूट कॉज क्या आया? पुअर फोकस एंड लीडरशिप, villages are not sensitized for the importance of education system. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कॉस्ट था। टीचर नहीं, कॉस्ट था। लोगों में विल नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं, ये एक कॉस्ट था। इनकम सोर्स क्यों नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया। तब पता चला कि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसे थी, जो कुछ भी बारिश होता था वो स्लोप के वजह से उस गांव से बह के दूसरे गांव में जाता था। इस गांव में ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी, पहाड़ का शेप ऐसा था, जितना भी बारिश इस गांव में होगा वो बह के दूसरे गांव में चला जाएगा। That was one of the reason because of which there was no water in that village, and that was only the one reason because of which the farmers were not able to do farming in their farm. पुअर एंगेजमेंट, लोग क्यों एंगेज नहीं थे? लोग इसलिए एंगेज नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था, कोई लीडरशिप ही नहीं थी, किसी का ड्राइव ही नहीं था, किसी की जरूरत ही नहीं थी। वो क्यों करे? जिंदा लाश की तरह वो जी रहे थे, दारू पी रहे थे, दारू पिला रहे थे और दिन काट रहे थे। एकदम वर्स्ट सिचुएशन थी इस गांव की, वर्स्ट क्रिमिनल विलेज। फिर इस चीजों से बाहर निकलने के लिए, इस कॉज जो मिला है, रूट कॉज जो मिला है, इससे बाहर निकालने के लिए आइडिया जनरेशन स्टार्ट किया। उन्होंने उन लोगों से बात की, उनके सीएफटी मेंबर से बात की, उन गांव में जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते थे उन लोगों से बात की। इतना ही नहीं, उनके गांव के बाहर जो अच्छे गांव थे,
अन्ना हजारे साहब थे, उनसे बात की। रालेदीन सिद्दीकी को बेंचमार्क किया, उनके पास ऐसा क्यों इंप्रूवमेंट होता है, उन तक ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज क्यों आती है। इन शॉर्ट दे डिड द बेंचमार्किंग विद अदर विलेजेस। In short, they did the benchmarking with the other villages. Got it? और उससे उन्होंने कुछ आइडियाज आइडेंटिफाई की। उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना चालू किया। स्कूल सिस्टम क्यों थी, क्योंकि देयर वाज नो infrastructure available, no teacher available in the school, because of which the students were not coming in the school. स्कूल की हालत देखो, खुद समझ जाओगे स्कूल क्या चीज थी। समझ में आ रहा है ना? ये स्कूल कम लेकिन अड्डा जाता था। सॉरी टू यूज सच वर्ड्स बट ये कहानी सच है। ये स्कूल नहीं, ऐसा अड्डा था जहां पे लोग अड्डे करके बैठते थे, शराब और जुआ खेलते थे। ऐसे स्कूल में कौन पढ़ेगा? ऐसे स्कूल में कौन पढ़ेगा? फिर पोपटराव पवार और उनके दोस्तों ने क्या किया, खुद के जेब में से पैसे निकाले, अपने पास जितना कलेक्शन था वो कलेक्शन निकाला। जो कोई लोग अच्छे थे, जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, 10 रुपए 20 रुपए, वो सब कलेक्शन करके इन्होंने खुद काम करके उनके दोस्तों ने स्कूल बनाना चालू किया। उस स्कूल को, टूटे फूटे स्कूल को अच्छा बनाने की कोशिश की। वो 4 दीवारें खड़ी हो गई, स्कूल के अंदर बोर्ड आ गया, स्टूडेंट लोगों को बुलाने के लिए वो हर घर जा गए, वहां से स्टूडेंट लोगों को कलेक्ट किया और स्कूल में लेके गए। टीचर्स नहीं थे तो वो सीएफटी में से जो पोपटराव पवार थे, उनके दोस्त, उन्होंने पढ़ाना चालू किया। देखो, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हमें सेल्फ इनिशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर हम डिपेंड रहेंगे कि वो करेगा, ये करेगा, साहब बोलेगा, तो कभी भी कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें आगे बढ़ना है। वही किया पोपटराव पवार साहब ने, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने अपने दोस्तों के हिसाब से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो स्कूल टूटी हुई थी, अपने जेब में से पैसे निकाल के उन्होंने स्कूल को खड़ा किया, 4 दीवारें खड़े किए। फिर बच्चे लोग आना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे बच्चे की क्वांटिटी बढ़ने लगी। फिर स्कूल में टीचर्स आने लगे, टीचर्स लोगों को भी शर्म आने लगी है, पेमेंट तो मैं ले रहा हूँ, स्कूल में जाता नहीं हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, और बाहर के लोग, मेरे गांव के लोग पढ़ाते हैं, मेरा सरपंच पढ़ाता है। ऐसा करते करते स्कूल डेवलप होने लगी, एजुकेशन सिस्टम में बदल आने लगा, और आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट में सबसे नंबर 1 स्कूल हिवरे बाजार स्कूल है। आज की डेट में सबसे बेस्ट स्कूल, सबसे अच्छे स्टूडेंट स्कूल में है। पहले प्राइमरी स्कूल तक इस गांव में स्कूल थे, अभी 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल है, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड के बाद लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। 4th स्टैंडर्ड तक लड़कियों को पढ़ाया जाता था, उसके बाद उनको पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि स्कूल अवेलेबल नहीं थी। जरूरत को समझ लिया, नीड को समझ लिया, इसके बेसिस पे स्कूल का परमिशन मिली और बढ़ते गई, और आज वो डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और सच है ये। ऐसे करते करते लिटरेसी ग्रोथ 30% से लेके 95% तक हुआ है, सच है ये। उस गांव के जो लोग थे, उनमें से 18 लोगों ने उनकी लैंड डोनेट की स्कूल के लिए, कि ये हम डोनेट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है, वैसे अगर हम भी हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम कुछ मेहनत करेंगे, तो अपने जो कलीग्स हैं वो भी हमें मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ करना होगा, हमें पार्टिसिपेट करना होगा, हमें श्रमदान करना होगा, हमें लीड करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे तो ही ये सब सारी चीजें होगी, नहीं तो नहीं होगी। गॉट इट? जब ये सब चीजें ड्राइव होने लगी, जब पोपटराव पवार सर ने स्कूल बांधा, उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी तक कम्युनिकेशन गया, अरे जो क्रिमिनल गांव था ना, उस गांव में स्कूल बंधा है और वहां पे पोपटराव पवार और उनके दोस्त लोग पढ़ा रहे हैं। अब स्कूल में टीचर्स भी जाते हैं। गवर्नमेंट को ये अच्छा लगा, उनकी लीडरशिप अच्छी लगी। फिर गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स थे उस गांव में लाने के लिए लेके आई, उनको मौका दिया। पोपटराव पवार ने इस मौका को चौका मार के आगे बढ़ते गए, सच है ये। बाकी के एक्शन जो उन्होंने किए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, रूट कॉज क्या था? पानी नहीं था। रीजन क्या था? तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि बारिश गिरने के बाद पूरा पानी बह जाता था।
गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या थी? उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, ओके, एम्प्लॉयमेंट गारंटेड स्कीम। उस स्कीम का नाम क्या था? गवर्नमेंट की स्कीम का एम्प्लॉयमेंट गारंटेड स्कीम, उसको बोलते थे EGS, उसे कहते थे EGS। इसके दौरान CCT, कंटिन्यूअस कंटोर ट्रेंचेस, जो पानी फाउंडेशन आज कर रहा है ना, वो 1992-91 में पोपटराव पवार साहब ने स्टार्ट किया था हिवरे बाजार में। आपको इमेजेस दिख रही है ना, उन्होंने पहाड़ के ऊपर श्रमदानों से लोगों की इन्वॉल्वमेंट करके वहां पे डीचेस, ट्रेंचेस बनाए थे ताकि बारिश का पानी कलेक्ट हो, ताकि वो पानी मुरझा के जमीन के अंदर जो लेवल है, वाटर लेवल, वो बढ़े। जो 80 फीट खोल डीप करने के बाद ही पानी लगता था, उस लेवल को बढ़ाने की कोशिश की। ये सब क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास डाटा था। उन्होंने ओपिनियन के बेसिस पे काम नहीं की, लोगों की राय ली, लोगों की ओपिनियन लिए, लेकिन डाटा और फैक्ट को सामने रखते हुए एक्शंस ली। जब हम लोग ओपिनियन के पास सिर्फ ध्यान देंगे ना, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। फैक्चुअल डाटा के ऊपर फोकस करेंगे, उसको समझ के लेंगे, तो रिजल्ट जरूर आएगा। ओके, आपको यहाँ पे इमेजेस में दिख रही है पर्कुलेशन टैंक जो उन्होंने बनाई थी, वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ ड्रेड बेड्स, ओके, सीमेंट स्टोरेज टैंक, इतनी सारी इनिशिएटिव्स उन्होंने की, जिसके वजह से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। ओके, गवर्नमेंट से आने वाला जो 1 रुपए था, वो 1 रुपए सब लोगों को अपना लगता था। क्यों? क्योंकि हर चीज करते समय शुरुआत उन्होंने खुद से की थी, श्रमदान से की थी। लोगों को उसका पेमेंट नहीं मिलता था, लोगों ने, गवर्नमेंट स्कीम नहीं आती थी, इसलिए अपने जेब से पैसा डाला था, उस पैसे की वैल्यू मालूम थी। इसलिए गवर्नमेंट से आने वाला 1 रुपया भी हर गांव वालों को और उनके सरपंच को और पोपटराव पवार साहब को वो रुपए अपना लगता था, मेरा नहीं लगता था, अपना लगता था। इसलिए उसको कैसे यूज करे, मैं मेरे 1 रुपए को कैसे यूज करे, सोच समझ के करते थे। That was only the one reason due to which there was an improvement. This was only one reason because of which there was an improvement. और reason क्या था? श्रमदान। One of the reason why people felt अपना रुपया अब क्यों लगा? क्योंकि श्रमदान के वजह से। ठीक है, This was one of the method which was used for increase the employability in water development. ठीक है, अभी हमने बात की, उससे लिंक्ड है। उन्होंने गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी वाटरशेड, ओके, तो वो स्कीम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो लोगों की एंगेजमेंट की, करते 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 आज का जो फोटो दिख रहा है ना, ऐसी हिवरे बाजार दिखता है। 12 महीने आपको हरियाली दिखेगी, 12 महीने पानी रहता है। पुणे में पानी नहीं रहता समर सीजन में, लेकिन हिवरे बाजार में रहता है। बाहर दूसरे राज्यों में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में समर सीजन में लोग भूखे मरते हैं। इस गांव के लोग ऐश करके हुए, रहते हुए, फार्म पे ना जाते हुए भी कमा लेते थे और घर पे बैठते, और नल में पानी होता है। भी कभी मिला तो जरूर जाके आना हिवरे बाजार, ओनली 17 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। It's very good place to visit. This is how they have developed their watershed development program in their village. और जो कुछ भी वो करते थे ना, नीड बेस पे करते थे। जरूरत क्या है उसको समझने के बाद वो एक्शंस लेते थे। जरूरत क्या है? जरूरत मेरी नहीं, समाज की। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मेरे डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है, मेरे लाइन की क्या जरूरत है, उसको जब मैं सोच समझ के करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मेरी सुनो, ऐसा नहीं चलेगा, मेरा क्या है वो नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट का क्या है, हेल्थ इंडेक्स क्या बोलता है, मैट्रिक्स क्या बोलता है, एक्स मैट्रिक्स क्या बोलता है, प्लान इंडिकेटर क्या बोलते हैं, इस सारे चीजों को समझना चाहिए। ओके, हर चीज में, गांव में जो भी डिसीजन लेना है, वो डिसीजन को लेने के लिए वो हर गांव में सभा रहती थी उनकी। ओके, उस सभा में वो लोगों को इन्वॉल्व करते थे, उसके बेसिस पे वो लोग कुछ भी डिसीजन, जो भी डिसीजन लेना है उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते थे। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट इन्वॉल्व योर पीपल इन योर प्रोजेक्ट्स, इन योर इनिशिएटिव्स, इट विल नॉट सस्टेन। आई विल रिपीट, unless and until you don't involve your people, your team, your subordinates, you will not get the sustainable actions.
पोपट और बउआ ने वही किया था। उन्होंने कि हर एक लोगों को पूछते थे, उनके पास लेते थे, करना जो था वही करते थे, लेकिन लोगों को इन्वॉल्व करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, जिसके वजह से इंप्रूवमेंट होती गई। वाटर ऑडिट करना, उन्होंने लोगों में औरत लोग जो फ्री रहती थी उनको वाटर ऑडिट का काम लगा दिया। ही ट्राइड टू कीप एंगेज ईच एंड एवरी पर्सन इन द विलेज। इतना नहीं, गांव में जो भी दुकान थे सब बंद कर दिए, लिकर बंद कर दिया, क्योंकि अगर कोई दुकान है या टपरी है तो वहां पे चाय पीने के लिए एक नहीं 4 लोग आते। चाय पीते पीते समय इसके घर में क्या चल रहा था, इसके घर में ये भाग गया, इसके घर में वो भाग गया, ये इसके घर में जाता है, वो इसके घर में जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसका वैल्यू एडिशन 0। नथिंग इज गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू द फैमिली, टू द विलेज, नथिंग। सब गार्बेज, सबका सब गार्बेज, सब गार्बेज। इसलिए उन्होंने गांव में टपरी बंद, नॉट टपरी, नथिंग, 1 पर्सन एट ए टाइम। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते तभी ऐसा ही था। गांव में किसी को कुछ लाना है ना, वो टपरी बंद, घर के अंदर दुकान है, उसके अंदर एक ही बंदा जा सकता है, लेके आ सकता है, नो पीपल कलेक्शन। मीटिंग्स नहीं होती थी वहां पे 4-4 लोगों की एक साथ, ठीक है। गांव में उन्होंने एक प्रकल्प लाया, काउ फार्मिंग लाया, वो भी गवर्नमेंट स्कीम से, खुद के पैसे डाल के गवर्नमेंट स्कीम लगी। उसकी वजह से लोग एंगेज होना चालू हो गए, पैसा आने लगा, ठीक है, खुशियां आने लगी, बच्चे पढ़ने लगे, बच्चों की शादी होने लगे, दादा दादी हो गए, पीपल स्टार्टेड एंगेजिंग देमसेल्फ। ओके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे इधर कैसे जयंती, इसकी जयंती, उसकी जयंती, ये जयंती, इधर झगड़ा हुआ, उधर वर्गनी, ये वो, वैसा कुछ नहीं। उस गांव में एक ही फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल सब होते हैं, लेकिन वो शोर शराबा वाला जो है वो एक ही होता है, वो है गणेश चतुर्थी। पर्पस है गणेश चतुर्थी में सब लोग एक साथ आने चाहिए। बाकी कोई भी जयंती उस गांव में नहीं होता है। उन्होंने सब टाई टपरी सबके ऊपर बैन लगा दिया। स्कूल में सब स्टूडेंट्स लोगों को 10 मिनट जल्दी बुलाया गया फॉर क्लीनिंग द स्कूल एंड रोड साइड एरियाज। वुमेन्स लोगों को, लड़कियों को, औरतों को एंगेज कर दिया फार्म में, सबको लीडरशिप दी, सबको एंगेज किया, जिसके वजह से वो बढ़ते गए और लोग एंगेज रहते। अब गांव में डिसिप्लिन कैसे लाए? लोगों में इतने सालों से नेगेटिविटी भरी थी, एटीट्यूड था, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। उन्होंने कई सारी चीजें इंप्लीमेंट की गांव में, लेकिन सब चीजें मैं बोल नहीं पाऊंगा या कवर, मुझे भी सब पता नहीं है। काम दाम दंड भेद जो बोलते सब किया था। उसमें से कुछ अच्छे चीजें जो मुझे पता है, जो मैंने केस स्टडी में पढ़ी है, जो विजिट करने के बाद मुझे समझ में आई, वो मैं आपको बोलता हूँ। उन्होंने लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, डिसिप्लिन कब आता है? जब लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। देयर इज अ डिसिप्लिन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी सोसाइटी ओनली इफ देयर इज ए गुड माइंडसेट। अगर लोगों का माइंडसेट चेंज कर देंगे ना, सब इज पॉसिबल, एटीट्यूड कैन बी चेंज। तो उन्होंने वहां पे बच्चों का यूटिलाइज किया। गांव में कचरा होता था तो उन्होंने क्या किया, स्कूल में 10-15 मिनट लोग स्कूल में बच्चे आते थे, बराबर है, पहले स्टार्ट किया स्कूल क्लीनिंग चालू करना। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हर क्लास को एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मंडे के दिन 4th स्टैंडर्ड विल क्लीन XYZ रास्ता, नेक्स्ट वाला 5th क्लास विल क्लीन ZY रोड। सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओनरशिप दे दी, एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अकाउंटेबल कर दिए। उसके बाद वहां के स्टूडेंट सुबह स्कूल चालू होने से पहले वहां पे क्लीनिंग करने लगे। ओके। ये जब होने लगा तो जो लोग चलते चलते कोई पेपर फेंकता था, कचरे करते थे, तो फेंकते समय उनके दिमाग में, जो गांव के लोग थे, उनके दिमाग में उनके पोता पोती बच्चा दिमाग में आने लगा, अरे मैं फेंक रहा हूं, लेकिन कल जाके मेरे बच्चे को ही उठाना पड़ेगा, कल जाके मेरे बच्चे को ही उठाना पड़ेगा, क्यों फेंकू? वहां पे जो बाजू में डस्टबिन था तो बंदे ने डाला जा। दिस इज हाउ दे हैव चेंज द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल्स, मैच्योर पीपल्स। ओके। इतने सालों से जो कल्चर था उसको चेंज करने के लिए उन्होंने यूटिलाइज किया स्टूडेंट्स लोगों को, बच्चों के थ्रू उन्होंने लोगों में चेंज किया। गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, वॉशरूम्स, घर के अंदर वॉशरूम बांधने के लिए, लेकिन कोई यूज नहीं करता था।
ओके। तो स्कूल में मैंडेटरी बनवाया गया और स्कूल में आदत लगाना चालू किया। पढ़ाते हो ना, उस तरह से ये भी मैंडेटरी बच्चों को आदत लगाई कि टॉयलेट यूज करने की। तो यही बच्चे जब स्कूल से घर जाने लगे, जब उनकी टॉयलेट आई तो वो घर वालों से डिमांड करने लगे कि मुझे आप कंस्ट्रक्ट करके दो, बाहर नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता। दिस आर द स्मॉल स्मॉल टेक्निक, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, सॉफ्ट इश्यूज, हार्ड इश्यूज कैसे सॉल्व किया उन्होंने। साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, जो भी चीजें करते थे, देयर शुड नॉट बी एनी मिसपरसेप्शन, कम्युनिकेशन गैप। सो जो कुछ भी करते थे वो ग्राम सदन में सबके सामने बातें करते थे, जो भी डिसीजन लेते थे सबके सामने बोलते थे। जो प्रेजेंट नहीं है इसके लिए नोटिस बोर्ड के ऊपर जो डिसीजन हुआ वो लिखते थे लोकल लैंग्वेज में। आई एम रिपीटिंग, जो भाषा उन लोगों को समझ में आती है वो भाषा में वो ग्राम सदन में बातें करते थे, और जो लोग प्रेजेंट नहीं है उन लोगों के लिए वो वहां पे नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस लगाते थे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम चाइल्ड थे, जो इश्यूज क्रिएट करते थे, उनकी टीम जाके उनके घर में जाके बोल के आती थी, ताकि कल जाके ये ना बोले कि हमें पता नहीं सर। इसके अलावा वो लोग क्या करते थे, जो कुछ भी इनिशिएटिव ड्राइव्स उन्होंने ग्राम पंचायत में ली है वो सब डिस्प्ले करते थे। गांव में अगर आप जाओगे तो गांव के ब्रिज से लेके दीवार तक सब चीजों पे एक मैसेज दिया हुआ है। पेंटिंग तो किया है लेकिन वहां से लोगों तक तो मैसेज गया है, इस गांव में क्या ड्राइव्स लिया, क्या इनिशिएटिव्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, किसको फोकस करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना स्टेटस पानी का था, अभी कितना है, प्रॉफिट कितना था, बिलो पॉवर्टी कितनी, ईच एंड एवरीथिंग, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं ना हम पैरामीटर्स, वो सारे चीजें उन्होंने डिस्प्ले करना चालू कर दी। बच्चे भी पढ़ते, बड़े भी पढ़ते और समझ में आते। धीरे 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 ऐसे करते करते वो आज आदर्श गांव बना है। ओके। इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ठोस कदम उठाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जिन क्रॉप्स को ज्यादा पानी लगता है जैसे शुगर केन एंड बनाना, इन्होंने ऐसे खेती को बैन लगा दिया। खेती करने के लिए जिन जिन क्रॉप को ज्यादा पानी लगता है ऐसे क्रॉप उस गांव में नहीं करेंगे, ऐसा बैन पोपटराव पवार सर ने उस गांव में लगा दिया। फिर करेंगे क्या, तो उन्होंने स्ट्रक्चर वे से बताया कि इस गांव में क्या क्या होगा। उन्होंने बताया इस सीजन में आपने ये करना चाहिए, इस फैमिली ने ये लगाना चाहिए। हर एक एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते करते फार्मिंग ये, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, इनकम भी मिले। ओके। वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया गया है और वही वेजिटेबल्स शहर में बांटा गया। ऐसे करते करते वो दिन आ गया जब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में हिवरे बाजार का हिस्ट्री छप गया। इंडिया में तो बहुत लेट पता चला, लेकिन जब फॉरेन के लोग यहाँ पे आने लगे, रिसर्च करने लगे, तब अपने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और लोगों को पता चलने लगा ऐसा कुछ तो हो रहा है। ओके। ऐसा मैंने जो पढ़ा है वो बोल रहा हूँ। समर सीजन में इन्होंने क्या किया था, सबसे ज्यादा फ्लोरिकल्चर पे ऐसे चीजें वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस ना करते हुए उन्होंने फ्लावर्स के ऊपर फोकस करना चालू किया, क्योंकि इनको पानी कम लगता है और कम टाइम में ये जल्दी आ जाता है, तो इनकम सोर्स बढ़ सकता है और शहर में ये चीजों को बांट सकते हैं, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके वजह से इन्होंने ये सारी चीजें, तो स्ट्रक्चर्ड वे फार्मिंग कैसी, कौन कहा कैसे करेगा वो डिफाइन करते हुए उन्होंने गांव में रूल्स लगा दिया। मैं रिपीट करता हूँ, जो भी एक्शन करते थे उन्होंने डिसाइड किया, डिफाइन किया, इस एरिया में कौन क्या खेती करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसा करेगा, कब करेगा, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द विलेज। सही प्लानिंग है ना, मानना पड़ेगा। ये सब इनिशिएटिव्स लेने के बाद बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन देखते हैं। लिटरेसी ग्रोथ इन बिफोर कंडीशन वाज 30%, इन 2003 इट वाज 95%। तो मैं बात कर रहा हूं 2003 की। आज की डेट में 100% ऑल आर लिटरेट। एक भी बंदा ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट के नीचे नहीं है, और एक भी बंदा नौकरी नहीं करता, वो भी बात है। नौकरी करते हैं हर एक घर में से एक बंदा गवर्नमेंट ऑफिसर में जॉब करता है। दे प्रीफर एमपीएससी, दे प्रीफर मिलिट्री, दे प्रीफर गवर्नमेंट जॉब्स। जॉब करते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब करते हैं और घर का बिजनेस संभालते हैं। हर एक फैमिली में बिजनेस है, ओनली बिकॉज ऑफ लिटरेसी ग्रोथ विच वाज इंप्रूव्ड फ्रॉम 30% टू 95% टिल 2003। ओके।
क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाज improved from 114 to 1500. Cropping intensity was improved from 1140 to 1500. Multing cropping area 99 हेक्टेयर से लेके 377 हेक्टेयर्स. ग्रॉस क्रॉप एरिया वाज 821 से लेके 1125. उनका टारगेट क्या था? वैसे भी टारगेट था टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स. नहीं, वो तो थीम. देयर टारगेट वाज टू इंक्रीज द इनकम सोर्स. एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स हमारा टारगेट है, इनकम सोर्स. तो इस गांव में 2003 में सेल्फ डिपेंडेंट फैमिली वाज 180 आउट ऑफ 180. नॉट ए सिंगल फैमिली वाज बिलो पॉवर्टी लाइन. नॉट ए सिंगल फैमिली वाज बिलो पॉवर्टी लाइन. हर एक फैमिली मेंबर्स को अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते गए. वहां पे कोई जात पात ऐसा कुछ नहीं था. मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से उस गांव में एक ही मुस्लिम फैमिली है. उस मुस्लिम फैमिली के लिए भी मस्जिद है. उस गांव में जितने भी बिलो अलग अलग कास्ट के लोग हैं उनके लिए उन्होंने कॉमन विवाह, क्या बोलते उसको, मंगल कार्यालय कंस्ट्रक्ट किया, जहां पे हर जात का हर आदमी वहां पे आके शादी कर सकता है, वो भी विथ नेग्लिजिबल कॉस्ट. वो सब ग्राम पंचायत को पैसा जाएगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें उन्होंने लोगों को रिस्पेक्ट करना चालू किया, इंप्लीमेंट किया. लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ने लगी, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा और कल्चरल चेंज आने लगी. क्रॉपिंग पैटर्न पहले वहां पे सिर्फ जौर और बाजरी होता था. अभी वहां पे ओनियन, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब आता है. चारा पहले सिर्फ 1500 मीटर था, अभी 6000 मीटर है. ओके. पानी की लेवल 70 से 80 फीट खोल पानी, जमीन के नीचे पानी की लेवल थी. आज 20 फीट खोल किया, डेप्थ किया तो पानी लगता है. पानी की लेवल इतना उन्होंने बढ़ाया है. ओके. दीज आर ऑल द इम्प्रूवमेंट विच हैड हेल्प द गांव टू बी द नंबर 1 विलेज और आदर्श गांव इन महाराष्ट्र एंड टू मेक ए हिस्ट्री इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. ओके. इतना करने के बाद वो शांत नहीं बैठे. इसको आगे बढ़ के जाने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन डिफाइन किए उनकी ग्राम पंचायत में. ओके. कुछ स्टैंडर्ड्स किए. वो स्टैंडर्ड्स क्या थे? श्रमदान करना. उस गांव में हर कोई फैमिली में से बंदे को श्रमदान करना ही होगा, भले वो आज की डेट में उसके पास पैसा है, अमीर है, चलेगा. इस गांव के लोग कोई भी जमीन दूसरे गांव वालों को नहीं बेचेंगे. शायद इसके पीछे का मतलब ये होगा कि लोग, अगर नई जमीन कोई दूसरा बंदा लेगा, वो वहां पे आएगा तो अलग कल्चर से आएगा, कहीं ये वापस डिटोरेट तो नहीं हो जाएगा. वो पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रूल लगाया कि इस गांव की खेती दूसरे गांव में किसी को भी बेची नहीं जाएगी. अगर बेचना है तो इस गांव में जो 180 फैमिलीज है उन्हीं को बेची जा सकेगी. सेकेंड था उन्होंने बैन ऑन ग्रेजिंग, चराई बंदी की. पहले कैसे होता था कि लोग अपने एनिमल्स को, गाय बकरी को खेत में ओपन छोड़ते या जंगल में छोड़ देते थे. आज की डेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा. ओके. आज की डेट में अगर आपको वहां पे एक मच्छर दिखा तो 1000 रुपीज लेके जाओ, ऐसा स्कीम चल रहा है. एवरीथिंग इज क्लीन. गवर्नमेंट ने वहां पे, ग्राम सभा ने क्या रूल निकाला है? मंथली और ईयरली 100 रुपीज देने का, ग्राम पंचायत में जाके 100 रुपीज पे करने का, और आपको जितना चारा चाहिए वो जो गवर्नमेंट का एरिया है, फार्म है, वहां से काट के लेके आ सकते हो. जस्ट आपको 100 रुपीज ग्राम सभा में देना. गुड स्कीम. स्टैंडर्डाइजेशन. नेक्स्ट क्या क्या है? कुराड़बंदी. इस गांव में कोई भी झाड़ फूल फायदे नहीं तोड़ सकते. सेकेंड, नशाबंदी. दारू नॉट अलाउड, लिकर नॉट अलाउड. ओके. वुड कटिंग नॉट अलाउड. नया कुआ करना है, नॉट अलाउड. ठीक है. फैमिली प्लानिंग. ठीक है. नया बोरवेल आप नहीं कर सकते. ओके. खेती नहीं बेच सकते. ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड्स उन्होंने उस गांव में इंप्लीमेंट किए. उस गांव में खेलने का टाइमिंग डिफाइंड है, कौन से टाइम में बच्चों ने खेलना है. आप कभी भी उस गांव में जाओगे तो आपको कोई भी रास्ते पे, रोड पे ऊपर फैमिलीज घर के बाहर बैठी है बिल्कुल नहीं दिखेगा, सब अंदर जाएंगे. हम सरप्राइजली वहां पे 3 या 4 बार मैं खुद जाके आया हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई भी फैमिली उनके घर के बाहर बैठी है और लोगों के साथ बात कर रही है या उनके आजू बाजू वालों के लोगों के साथ बात कर रही है डिसएंगेज, ऐसे कोई नहीं रहता. बिकॉज एम्प्टी वेसल्स मेक्स मोर नॉइज. शायद ये उनका सोच होगी. ओके. ये सब करने के बाद इनको इतना अवार्ड्स मिले हैं
इस अवार्ड की, अभी उनको कोई अगर कोई बोलता है आपको अवार्ड मिला है, आज नौबत ऐसी है कि वो बोलती है वो अवार्ड आपके पास ही रख दो सर, थैंक यू धन्यवाद। कितने अवार्ड्स उनके पास है, इस गांव के पास है, रखने के लिए जगह नहीं है। उनका जो गोडाउन है, उस गोडाउन में भी इतने सारे पूरे डंप किए हुए मेडल्स अवार्ड्स है, क्योंकि दे मेड हिस्ट्री, उन्होंने इतना हिस्ट्री बना के रखा है। ठीक है, एक फोटो है उनके गांव का, जिसे आपको फोटो दिख रहा है, आपके सुबह 24/7 कभी भी जाओ, इतना ही नीट एंड क्लीन आज की डेट में भी आपको मिलेगा। My 3 to 4 times I have visited this village. I have found this village as the best village till now. Okay. Apart from this, many foreigners have visited this village for the research purpose from Germany, Spain, Netherlands, World Bank. Okay. From Goa, ZP, Orissa team, Sikkim team, n number of. Even though me and my team from my previous organization, PHO, under the guidance of our planted sir, Rajiv Varmani sir, the best leader in my life. ओके, उन्होंने हमको सजेस्ट किया था कि इस गांव में जाके देख के आओ, क्यों ये बेस्ट मान के नहीं तो, और हमारा ड्राइव क्या था, बेस्ट फायर शॉप करना है, तो उन्होंने ये आइडिया दी थी कि जाओ हिवरे बाजार देख के आओ। इट वाज द बेस्ट थिंग विच वाज डन। उसके बाद मुझे पता चला, उसके बाद मैं खुद मैं जीजा जी को भी लेके गया, आई अंडरस्टूड इट, so many awards they have gone, they have received from the government. Few of the awards are Best Village Award, National Productivity Award, Rural Sanitation Award, Vasantrao Naik Award, Adarsh Gram Sarpanch Award, Vanashri Award. Okay, और अभी भी उनको अवार्ड लेटेस्ट 2020 में भी अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड पोपटराव पवार साहब को मिला है। ओके, फ्यूचर प्लान क्या है? आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में पोपटराव पवार साहब को एक डेजिग्नेशन डिफाइन किया है, जहां पे हर आमदार, ओके, हर आमदार और उनके हर आमदार के अंडर 5 विलेजेस डेवलप करना है, और उनको डायरेक्शन और गाइडेंस देने का काम पोपटराव पवार साहब करेंगे। ये फ्यूचर प्लान है। इस गांव में हिवरे बाजार में अगर आप जाओगे तो एशिया में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर इज इन दिस विलेज, जहां पे हर देश के कोने से, महाराष्ट्र के कोने से, देश के कोने से लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं कि ये गांव कैसे इंप्रूव हुआ, आदर्श गांव कैसे बना। ओके, सो लेट्स रिवाइज कि हमने क्या सीखा। आज हमने जो कुछ भी सीखा, ओके, मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं, आपने जो कुछ भी सीखा है वो प्लीज ऑन कीजिए। ठीक है, आप टाइप कीजिए। ओके, राइट। कुछ भी करते समय, कुछ भी इनिशिएटिव लेते समय, ओके, वी हैव टू फोकस ऑन नीड। ओके, अगर आप नीड के ऊपर फोकस करोगे तो आप आपका टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर राइट, ओके, बोलो बोलो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आपने क्या क्या सीखा है। वेरी गुड, यस यस कीर्ति, ओके, राइट। चलो आप टाइप करो, मैं आपके चैट्स रिपीट करता हूँ। तो नीड बेस पे उन्होंने फोकस किया। ओके ओके, गुड अनुराधा, गुड सचिन, यस जादव, गुड, थैंक यू सतीश, थैंक यू अनिल, गुड, ये का नाम है दीपक, थैंक यू दीपक, थैंक्स रमेश, वाक्चौरे सर थैंक यू, ओके, थैंक्स अलॉट। ओके, आई विल रिपीट। ओके, आप टाइप करते रहो, मैं अभी रिवाइज करता हूँ कि हमने क्या किया। कोई भी अगर चीज आपको करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, देन यू शुड फैक्ट फोकस मोर ऑन व्हाट इज फैक्ट। ओके, मैं रिपीट करता हूं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने देखा प्रॉब्लम मतलब क्या है। प्रॉब्लम मतलब क्या है? एनीथिंग थिंग which we any gap between the expectations and the current level is nothing but a problem, and we can reduce this gap using the problem solving. In problem solving we have different n number of techniques which are used in different way in different organization as per their policy. Okay, overall the PDCA is the cycle which they have to follow
and afterwards they have to follow the SDCA cycle, right? After that we have seen the learning cycle. In learning cycle there are 4 stages: awareness, right, learning and practice skill. We have seen the example of car driving. Okay, then we have seen the common mistakes which we do in problem solving. The common mistakes are seeing the chronic problem as a sporadic one and sporadic as a chronic one. Treatment for the both types of problem is given in the same way. Mistake, common mistake. We don't see the actual facts on the workstation. We directly come to the solution. Big mistake. We don't focus on 3G concept. Gemba, Genbatsu, Genjutsu. Okay, and 50% of problems are solved through 3G concept. Directly jumping to the solution is the common mistakes. Okay, okay. Then after we have seen the right attitude and wrong attitude. Correct attitude is that a person who thinks the problem is an opportunity for others. Problem is the opportunity for us, not for others. To come out is a right attitude. Okay. Next was, we have seen that case study of Hivre Bazaar. Hivre Bazaar, we have seen the fact. Fact means anything which is measurable is a fact. Opinion changes person to person, right? So ह्यूरे बाजार पोपटरा पावर इन्होंने लीडरशिप में सबसे पहले थीम को आइडेंटिफाई करते समय डाटा कलेक्ट किया. करंट सिचुएशन क्या है, क्या नीड है गांव की, क्यों नीड है गांव की, इसके बेसिस पे थीम सिलेक्ट की. जस्टिफाई किया कि थीम क्यों लिया, अपने आप को जस्टिफाई किया. उसके बाद में करंट सिचुएशन क्या है गांव की वो नोट डाउन की और उसमें फैक्ट्स ज्यादा डाले, स्टैटिस्टिक्स यूज किया, हिस्ट्री अब तक की पूरी उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर ली. उसके बाद में उन्होंने टारगेट सिलेक्ट किया, इनकम बढ़ाना है. उन्होंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करते समय उन्होंने 4 पैरामीटर्स उनके सामने रखे. ओके, 4 नहीं, मैं तो कहूंगा 5 6. जैसे उन्होंने एनवायरमेंट कंडीशन भी देखी, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ दैट ह्यूरे बाजार वाज इन सच ए वे दैट एनी ड्यूरिंग वाटरफॉल सब पानी बह जाता था, राइट. आदमियों की स्टडी की, मशीन रिलेटेड कुछ नहीं था, रिसोर्स देखा, लैंड अंडर यूटिलाइज थी. उसके बाद उन्होंने रूट कॉज आइडेंटिफाई किए. रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने से पहले उन्होंने क्या किया, जो कॉजेज थे लोगों को इन्वॉल्व करके वो कॉजेज आइडेंटिफाई किए, रूट कॉज आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर एक्शंस लिए. एक्शन 3 टाइप्स की होती है, करेक्शन, करेक्टिव एक्शन, सिस्टमिक एक्शन. सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगे तो करेक्शन, रूट कॉज जनरेशन पे और डिटेक्शन पे काम करेंगे तो करेक्टिव एक्शन होगा, सिस्टमिक एक्शन लेंगे तो प्रिवेंटिव एक्शन. ओके, ऐसा करने के बाद उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व करते करते इंप्रूवमेंट्स करते गए, पीपल डेवलपमेंट में, पीपल एंगेजमेंट में, उसके बाद में इनकम सोर्स में, वाटरशेड प्रोग्राम में, फिर अवार्ड्स मिलने लगे. और ये सब करने का स्टैंडर्डाइज किया, ट्रेनिंग सेंटर्स दिया, लोगों को ट्रेन किया. अभी बाहर इंडिया के बाहर के लोगों को भी उन्होंने रिसर्च के लिए हेल्प की, लोग रिसर्च करते उनको रहने दिया. ठीक है. और अभी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो स्कीम चल रही है कि हर आमदार 5 विलेज को अडोप्ट करके डेवलप करेगा. So friends, this is all about our case study. Okay, so hope you have understood the systematic approach and methodology which is used in problem solving. Okay, fine. So see you soon in the next session. Till then, bye. So bye bye.